अस्सलाम वालेकुम। राना सईद दोशी साहब जो शायर हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं और ज़मीन तख्लीक करनी है, बल्कि ज़मीन तख्लीक हो चुकी है और आज हम सीधा उनके पास जाएंगे। इस दौरान कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम राना सईद दोशी साहब को सुने, उनके कलाम के मुतालिक हम बात करें और जो कहते हैं ना कि कलाम शायर बज़बान शायर, हमें तो हर दफ़ा मुख्तलिफ़ इम्तहानात में ये बताना पड़ता था कि शायर का इस शेर में क्या मतलब है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि ख़ुद शायर को हम कहेंगे कि आप बता दें आपका क्या मतलब है। तो बदला लेने का टाइम है, जितने शहरों के बारे में पूछ सकते हैं जितनी तशरीहात मालूम कर सकते हैं। तो आज हमने इसी सिलसिले में तकलीफ़ दी है। और राना सईद दोशी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। महबूब ज़फ़र साहब मौजूद हैं, अख्तर सलीमी साहब हैं, सजाद लाखा साहब हैं और आप सब जितने हमारे गेस्ट हैं, आप सबको खुश आमदीद। और आपकी इजाज़त से इस आज की महफ़िल का आगाज़ करते हैं। मशकूर अली साहब, राना सईद दोशी साहब आपके ज़्यादा करीब हैं, तो क्या किस तरह हम आप राना सईद दोशी साहब को, इससे पहले कि वो ख़ुद अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी आज़म, बहुत शुक्रिया। ये जो ज़मीन तख्लीक करनी है बहुत शानदार किताब है और जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, शायरी से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब के अंदर एक मज़मून है जमील यूसुफ़ साहब का कि सईद दोशी के 72 नश्तर, लेकिन जब ये मैंने किताब पढ़ी मुझे 272 नश्तर मिले हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ जो पढ़ेंगे वो मायूस नहीं होंगे। और अहमद नदीम कासमी साहब ने दोशी साहब के बारे में कहा था कि इनमें तख्लीक फ़न का जोहर बदर्जा उत्तम मौजूद है। और हमारे बड़े अच्छे सीनियर शायर हैं सलीम कोसर साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की दोशी साहब के बारे में। उन्होंने कहा था कि राना सईद दोशी की शायरी, राना सईद अपनी शायरी में दोषी नहीं है, सुरखरू है। तो तो ये बड़ी ज़बरदस्त सनद है। तो अब दोशी साहब से गुजारिश करेंगे कि अपने बारे में थोड़ा तारुफ अब शायरी के हवाले से बताएं कुछ, फिर उनसे कलाम सुनते हैं। राना सईद दोशी साहब, आपने शायरी करके ऐसा क्या दोष किया है? सबसे पहले तो मैं बज़्म तारीख़ व अदब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना खूबसूरत मौका मुझे फ़राहम किया। आज़म अली साहब, मशकूर अली और महबूब ज़फ़र, अख्तर रज़ा सलीमी, ये वो लोग हैं जिन्हें मैं हमेशा से प्यार करता हूँ और ये वाकई इस काबिल हैं कि जिन्हें प्यार किया जाए। और ये वजह नहीं कि आज मेरी किताब के हवाले से, मैं वैसे भी इन लोगों को चाहने वाला हूँ। और शायरी के हवाले से महबूब ज़फ़र का मौजूद होना मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। अख्तर सलीमी तो मेरे दोस्तों में से हैं और अतर ज़िया जैसे खूबसूरत और प्यारे गुलकार जिन पे ख़ास रहमत है, ये लोग मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरे लिए ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और आज मेरे अपने शहर पुलरवान से मेरे एक छोटे भाई ज़ुल्फ़कार बदर, वो बिलख़ुसूस तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उनके साथ साथ जो अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ब्लैक होल, इसका मैं बहुत ममनून शुक्रगुज़ार हूँ। आगे जो सिलसिला चलेगा बातों का, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर मैं बात करूँगा। जिस हवाले से आप जो पूछना चाहेंगे शायरी के हवाले से, तो शायरी तो ये है कि इसका तो पता नहीं चलता कि कब आपके अंदर वरूद कर गई। और अगर सही पूछा जाए कि कब से शायरी शुरू की है, मुझे तो ये भी याद नहीं है। मैंने तो जब आँख खोली थी, जो एक रिदम है, यही शायरी है। और फ़नून लतीफ़ा की जितनी भी इसनाफ़ हैं, सब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये तो आपके अंदर मौजूद होती है। और कब दरियाफ़्त होती है, आप उसको ख़ुद दरियाफ़्त करते हैं, वक्त दरियाफ़्त करता है, या कोई दोस्त अहबाब आपके वो इशारा देते हैं, तो ये ख़ुद सामने आ जाती है। ये किस तरह आती है, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जो ये होती है वो ज़ाहिर ज़रूर हो जाती है। क्योंकि वो एक शेर है किसका कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। यही फ़नून लतीफ़ा।
तो दोषी साहब, ये तो हम सुनते आए हैं कि इश्क हो जाता है, इश्क किया नहीं जाता। ये शायरी और इश्क का मामला भी कोई एक साथ ही चलता है क्या? मेरा ख्याल है कि ना तो इश्क खुद होता है और ना शायरी खुद होती है, इसमें अपना भी अमल दखल होता है दोनों। किसी हवाले से। तो बाकी ये बातें फ़नून लतीफ़ा में होती हैं और ये जज्बाती बातें हैं, अगर आप उनको आम ज़िंदगी में देखते हैं तो शायद ज़रा मुख्तलिफ हो, लेकिन फ़नून लतीफ़ा वाले यही कहते हैं कि इश्क हो जाता है, शायरी होती है, तो उसके लिए ख़ुद भी कुछ करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला हमारा आगे चलता रहेगा। करामत साहब, आपको मैं ये मोबाइल दूंगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है अगर लोकेशन के हवाले से, तो यहाँ पे आप उनको गाइड कर सकते हैं और ये हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये मशकूर साहब, शायरी के हवाले से जो ख़ास तौर पे अपने प्रीफेस में भी दोषी साहब ने लिखा है कि उन्हें नहीं मालूम कि यह सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और किसी बाकायदा सिलसिले का भी आप उस तरह हिस्सा नहीं है, यानी जिससे पता चले कि आप किस शायर से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। जी, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इब्तदान जो मेरे चचा थे शौकत राज साहब, तो उन्हीं को मैंने शायरी बाद में सुनी, शायर को पहले देखा और मैं मुतासिर हुआ उनके उठने बैठने से। मैं शायर से मुतासिर पहले हुआ, शायरी से बाद में। उसकी वजह यह कि शायर तो मुझे समझ आ रहा था, शायरी समझ नहीं आती थी। तो चचा जी जिस तरह उठते बैठते थे, उनके पास जो लोग आया करते थे, तो उनके जूते सीधे करने की बरकत है कि मुझसे भी शेर सरदर्द होना शुरू हुए और फिर शाबाशियाँ मिली चचा जी से और दूसरे। अब मुझे तो आप यकीन कीजिए, मुझे पता भी नहीं था ये कौन शायर हैं। इतने बड़े बड़े शायर हम चचा जी के पास आया करते थे, तो उनको हम सुना करते थे, तो नहीं मालूम था कि ये इतने बड़े शायर हैं कि इनके साथ अगर तस्वीर खिंचवा के हम जवानी में किसी को दिखाएंगे तो बड़ा नाम होगा। इस चीज़ का भी नहीं पता था हमें, तो बस उनकी खिदमत करते रहे और वो चचा जी के कहने पे। तो बात यह है कि फिर वहीं से एक रिदम हो रहे, खुद एक दूसरे से जब झगड़ते थे तो लड़ते हुए भी कोशिश किया करते थे किसी को जवाब दें तो शेर में दें। तो ये एक गैर महसूस तरीके से, अब जब मैं बाकायदा 1981 में जब मैं कॉमर्स कॉलेज सरगोदा में था, तो बाकायदा एक गज़ल मैंने कही। तो फिर पता चला कि ये तो ठीक है, वज़न में है। और फिर एक हिम्मत बंधी, अफजल गोहर मेरे कज़न मामूज़ाद मेरे, वो, मैं और अरशद महराज, हम तीनों एक दूसरे से जब मिलते थे शायरी, अब हमें नहीं पता था शायरी क्या है, लेकिन शायरी की बातें करते थे हम। जैसे आप तो लड़ते हुए भी शेर कहते थे और फिर तो गालियाँ देते हुए भी शेर में ही देते होंगे। बस ऐसा भी बिल्कुल था। तो इसी से ये शायद रियाज़त का एक हमारा अनोखा तरीका था राजपूतों का, तो उन्होंने इसी तरह से ये सीखा। तो बहरहाल बाकायदा जब शायरी शुरू की तो मैंने ये एक चीज़ महसूस की कि सबसे पहले आपका अंदर वो बहुत मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए, और जो खुरदरापन था उसको ख़त्म करने में मेरे दोस्तों ने, अहबाब ने जो मेरा साथ दिया, मेरी हौसला अफजाई की कि बड़ा बन के दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप को बहुत ही इनकसार के साथ रखना ये बड़ी बात है, जो हमारे लिए मुश्किल था इब्तदा में, लेकिन बाद में हमें अच्छा लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ाई वही है कि जो आप में जो इनकसार है, आजिज़ी है, उसको कायम रहना चाहिए, और यही फ़न में जो बरकत की बात होती है। कुछ दिलचस्प आपसे बातें भी पूछेंगे, सवालात भी होंगे, और साथ साथ यहाँ पे ये जो आपकी शायरी है, गज़लें हैं, नज़्म है, जिनको सुरीले रंग भी दिए गए हैं, हमारे दरमियान अतर आज मौजूद हैं, वो आखिर में ये सिलसिला भी हमें गा कर भी इस शायरी को सुनाएंगे।
कुछ हम शायरी मशकूर भाई, कुछ दोषी साहब बात कर रहे हैं तो फिर हम आपसे भी सुनेंगे। जी। जी अब गुफ्तगू का सिलसिला तो ये है कि दर बहुत कुछ कहने को अभी भी बाकी है। शायरी आदमी करता है तो बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है, और जो कहना चाह रहा होता है वो जब दो अशार में या एक शेर में जो कह चुका होता है कह लेता है, तो उसकी जो एक तस्कीन होती है और उसका एक आप जो अंदर से जो आप मुतमईन इत्मीनान जो नसीब होता है, उसका तो मज़ा वही समझ सकता है कि जो इससे गुज़रता है। और कितना आदमी और यूँ समझता है कि जैसे मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ वो अगर अच्छे सलीके से कह चुकता है जब, तो एक इत्मीनान होता है। तो बाकी बातें तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, और जब सिलसिला शायरी का आता है तो सहूलत तो इसी में होती है कि हम कि शायरी में जो बात कर लें तो हमें उसमें सहूलत है, वैसे गुफ्तगू करें तो हमें ख़ुद पता नहीं होता कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ निकल गई और कहाँ से गैर ज़रूरी हो गई। इन चीज़ों का भी होता है, लेकिन शायरी कम अज़ कम हमें एक वो सिरात मुस्तकीम पे वो रखती है, जो दाएं बाएं इसके औज़ान और ये इसके जो और मामलात होते हैं, तो ये हमें एक रास्ते पे लेके चलते हैं, इसलिए शायरी में हमें सहूलत है। अच्छा सही साहब बताइएगा, ये दोषी तखल्लुस है, इसका क्या कहानी पस मंज़र है? जी, असल में ये दोषी एक तो फ़ारसी में है, दोष से है, या दोष अमरोज़ फ़रदा, उस हवाले से अगर देखा जाए तो दोषी माजी का आदमी। और एक और दोष है फ़ारसी का ही, उसका बिल्कुल माना मुख्तलिफ है, एक ज़िम्मेदार शख्स का है। अगर हिंदी में देखा जाए तो वो कसूरवार, वो बिल्कुल अलग से है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये किस लम्हे में मुझसे ये सरजद हुआ। उसके बाद फिर अख्तर सलीमी साहब मौजूद हैं, इनसे हमने मशावरत भी की कि इसको मैं शायद तब्दील करूं, तो ये मेरे नाम से आगे निकल गया था, इसलिए फिर मैं इसके साथ ही चल पड़ा हूँ। दूसरे किस जुबान वाला दोषी आप सवाल कर रहे हैं? अब वो जिस तरह नज़र आ जाए किसी पे। वैसे हिंदी वाला ज़्यादा फिट बैठ रहेगा अगर। अच्छा आज़म भाई, महबूब ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, जी। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। महबूब भाई तशरीफ़ लाएं। महबूब ज़फ़र साहब, आज हम दोषी साहब की महफ़िल में इकट्ठे हुए हैं और दोषी साहब से ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। हम फौरी तौर पे आपके पास आते हैं, इस सिलसिले को हम आगे कैसे लेकर जाएं? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपको ख़ास तौर पे और ब्लैक होल के अहबाब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक हमारी शायरी के बहुत खूबसूरत शायर के साथ इस तकरीब का एहतमाम किया, अपने भाई मशकूर अली को। असल में देखिए कि चूँकि मुझे अभी यहीं बैठे बैठे हुक्म हुआ कि मैं सईद के हवाले से कुछ बात करूं। देखिए सईद जो है उसकी ऐसे हमारे यहाँ होता है कि शेर कुछ और कह रहा होता है, शख्सियत कुछ और कह रही होती है। तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि सईद की शायरी में और उसकी शख्सियत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी वो जैसा ख़ुद है उसी तरह की उसकी शायरी भी है। और वो जो बात मशकूर ने कही थी कि वो यानी मैं समझता हूँ कि वो दोषी और मामलात में तो हो सकता है, लेकिन कम से कम अपनी शायरी में बिल्कुल भी सरखरू हुए हैं। बिल्कुल ही वो सरखरू है। वो इसलिए भी कि हमने सईद को, जो कि बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो उसे हर कैफियत में देखा है। और ये बात पूरे रसूख से कहते हैं कि वो उसकी शायरी में और शख्सियत में कुछ ज़्यादा तज़ाद नहीं है। फिर देखिए ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है, आज़म साहब के एक आदमी ने पूरी उर्दू दुनिया में शेर के हवाले से अपनी शनाख्त बनाई, और ये कोई कम अहमियत की बात नहीं है कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ लोग सईद दोषी को उसके शेर के हवाले से जानते हैं। और ये कैसी खुशनसीबी है, मैं समझता हूँ ये भी बड़ी बात है कि उसके बाद शेर पूरी दुनिया में, जैसे ज़रबुल मिसल के तौर पर कुछ शेर इस्तेमाल होते हैं,
तो ये सईद दोषी का कमाल है कि उसकी रदीफ़ें बहुत मुख्तलिफ़ हैं, उसके काफ़िए देखें आप उसकी शायरी के, तो वो आपको बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आएंगे। और बहुत कमाल के शेर उसने कहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये आप सबको मालूम है कि सईद जो है वो आगाज़ इन्होंने किया था नज़्म से, और नज़्म के बाद जब इन्होंने गज़ल शुरू की तो गोया वो गज़ल के ही शायर हो गए। और ऐसी गज़ल सईद ने कही कि जो इनकी एक तरह से शनाख्त बन गई, इनकी पहचान बन गई। यहाँ जो अभी मैं देख रहा था बैठे हुए 2 शेर, तो मुझे सईद के और 2 शेर याद आ रहे थे मुझे। आप खुद देखें कि जिस आदमी ने ऐसे शेर कहे हों कि ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आँखें, ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आँखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। हाँ जी। और अकेले शख्स की मर्ज़ी मुसल्लत हो गई दोषी, अकेले शख्स की मर्ज़ी मुसल्लत हो गई दोषी, मुअर्रिख ने किसी के हुक्म को तहरीक लिखा है। तो ये जो पूरा हमारा मंजरनामा है, हमारा सियासी भी और वो भी, तो वाक़तन जो है सईद ने ऐसे शेर कहे हैं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो हमेशा बाकी रहने वाले हैं। और उसने ऐसा बड़ा हल्का बनाया है अपने शेर से, अपनी तख्लीक़ात से, कि जो हर तरह से हमारी मुबारकबाद का मुस्तहिक है, और बहुत कमाल की बात है। बहुत शुक्रिया दोषी साहब। हम महबूब ज़फ़र साहब आपके बहुत मशहूर हैं, बल्कि मशकूर अली के भी मशहूर हैं कि उन्होंने उसके तो हम सभी मशहूर हैं। हाँ, उन्होंने आपको ये वो सिलसिला किया। हम सारी तबसरा करेंगे, सारी बात करेंगे, दोषी साहब से भी सुनेंगे। दोषी साहब, उर्दू और पंजाबी में आप डिवाइडेड हैं, क्या ये तकसीम इंटेंशनल है या ये भी वक्त के साथ आपको पता नहीं है कैसे हुई लेकिन हो गई है? जी, उर्दू और पंजाबी असल में मैं, आप यकीन कीजिए, कभी भी मैंने सोच के कुछ नहीं कहा। जो ख़्याल जिस तरह आता है, और मेरा ख़्याल है कि वो अपने अपने रास्ते और अपनी हैत साथ लेके आता है। तो अगर एक मामला पंजाबी में आ रहा है मेरे सामने, तो मैं उसको सहूलत से पंजाबी में अगर कह सकता हूँ तो पंजाबी में आ जाता है वो। अगर वो उर्दू के हवाले से कि वो उसके साथ ज़्यादा उसका ताल्लुक़ बनता है, उसकी जड़ें उर्दू की तरफ गहरी हैं, तो मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। मैंने इस चीज़ में सोच के कभी नहीं कि अब मैंने पंजाबी कहनी है तो बस मैं पंजाबी में कहूँगा, उर्दू कहनी है तो उर्दू में कहूँगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि सोच के होती भी नहीं। शायद कुछ कोना मश्क लोग इस पे कादिर भी हों, इस तरह कर लेते हों, कम से कम मुझसे तो नहीं होता। और जैसी चीज़ आती है पंजाबी के हवाले से, मेरा अब जो एक किताब सुकने पईयां पीड़ा नज़्म और गज़ल की, वो भी अभी आने वाली है। उसके बाद मेरा जो काम है हीरवार शाह पे तनकीद का, सबसे ज़्यादा वक्त उसने लिया, 40 साल में मेरा ये काम मुकम्मल हुआ। 40 साल, यानी 4 दहाइयाँ जी जी, मेरी सारी ज़िंदगी को मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा वक्त मैंने, और वो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्दी वो मुकदमे की शक्ल में वारिस शाह के और कैदों का जो मुकदमा है वो आपने लड़ा है। वो हम मशहूर है कि आपने वारिस शाह का मुकदमा लड़ने के लिए बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की। जी जी बिल्कुल। ये एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ फुलरवान से है, और ये सरगोदा में, वैसे हम रोहतक से हैं इंडिया। तो जी जी, तो आम आदमी का ये ख्याल है कि ये रांगड़ है और इसे पंजाबी का क्या पता। अच्छा। और जब मैंने लाहौर में था, जब मैंने ये वारिस शाह के हवाले से ये एक तनकीद शुरू की, तो दोस्त अहबाब ने यही कहा कि यार तुम्हारा पंजाबी से क्या ताल्लुक़। तो वाकई मैं कहीं पे मेरी कमज़ोरी होगी, वहाँ पे ख़राब भी होगी कमज़ोरी, तो मैंने फिर MA पंजाबी किया। मैं कि शायद मुझे, अच्छा, ये LLB से पहले किया? जी जी। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने इस मुकदमे को, अब मुकदमे की शक्ल में जब मैं लाने लगा, बहुत सी ऐसे मामलात थे जो वकालत से जिनका ताल्लुक़ था। मैं दोस्तों से, वकीलों से कोई चीज़ें पूछता था कि यार इस तरह होता है, पहले मैं दावा करूँगा, फिर जवाब दावा इसका, इसकी मैं इस तरह शक्ल देने चला हूँ। तो वकला हज़रात जो दोस्त थे, तो मैंने ये महसूस किया कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मुझे समझा सकें।
तो मैं लाहौर में ही था, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से फिर मैंने LLB किया। उसके बाद फिर मैं इस किताब की तरफ आया। इस तरह मेरे इस पे 40 साल लगे हैं। तो ये अभी अगरचे इसकी इशात होनी है, लेकिन हमने सुना है कि इसमें वारिस शाह को बरी कर दिया गया है, महफूज फैसला सुना दिया गया है और उसके असर रसूख और बड़ा आदमी होने की वजह से वो सज़ा से बच गए। वो नहीं, वो उसमें मेरे ख्याल सज़ा और जज़ा की तो बात हम वारिस के हवाले से क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मुझे उस पर इख्तलाफ रहा है। हीर पे अब भी मुझे भी है, सबको है, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हम इस बैर को हीर वारिस शाह, ये बैर वारिस शाह की है ही नहीं। अच्छा। इससे पहले अहमद कवि गुजर, जो अहमद गुजर भी जिसको कहा जाता है, सबसे पहले दमूदर ने ये हीर की कहानी मंजूम की। अच्छा जी। उसकी बैर अलग है। अच्छा। जब अहमद कवि यानी अहमद गुजर ये इधर आए, ये बैर अहमद गुजर की बनती है, जो वारिस शाह की जी नाम वारिस से। जी। उसके बाद हाफिज शाहजहां मकबुल जो नाबीना चिन्नौट के शायर थे, इन्होंने वारिस शाह से पहले ये हीर लिखी। इसकी भी यही बैर बनती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वारिस शाह आए और आप हैरान होंगे कि हाफिज शाहजहां मकबल के और अहमद कवि के पूरे मिसरे वारिस शाह ने उठाए हुए, और वो मैंने उसमें बताए हैं। तो ये हम अलग से किया है उसको। हम इसको आपको सुनना भी चाहेंगे, आपके ज़बानी इसको हम सुनेंगे, क्योंकि वैसे तो जो आपने मुकदमा भी खुद किया, क्रॉस एग्जामिन भी किया और उसके बाद उस महफूज फैसले को भी सुनाया, लेकिन शायरी के अंदाज में हम आपसे ये सारा सुनना चाहेंगे। अब ये तो बहुत तवील सिलसिला है, क्योंकि एक एक चीज़ पे वही ये पंजाबी वाला ही है, ये पंजाब जी। जी मैं इब्तदाइया इसका सुना देता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है, इस बात से दुनिया का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि वारिस बहुत बड़ा शायर है, इससे इनकार कोई नहीं हो सकता। और पंजाबी के हवाले से तो इब्तदाइया, तेरे इल्म सुखन नू पीर वारिस, पंजा पीरां दी मैं सौगात लिखा। तेरे इल्म सुखन नू पीर वारिस, पंजा पीरां दी मैं सौगात लिखा। दिन चाड़िया रब ने नूर भरिया, मैं हनेरियां दी वारदात लिखा। ते काली स्याही नाल तू सी दिन लिखिया, मैनू दे रोशनाई मैं रात लिखा। हीर रांझे दे तू अहवाल लिखे, मैं भी कैदो दे कुछ हालात लिखा। ते पीरा पूरने पा के दे मैनू, मैं भी कोई अनोखड़ी बात लिखा। बाकी ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है, हर हवाले से, किरदारों के हवाले से, जो पंजाब के हवाले से वो जो जिसको पंजाबी में कहते हैं किरदारां दी निंदिया, वहाँ पे उसके हवाले से भी सवाल उठते थे। जहाँ जहाँ पे सवाल उठे हैं वो सवाल मैंने उठाए, और उसका वारिस शाह के हवाले से भी जो जवाबात हमारे यहाँ बिखरे हुए हैं, उन जवाबात से वो मंजूम 210 सफ़ात की ये बड़ी किताब में, ये अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये अब आ जाएगी। तो अब जो आप इख्तिताम की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरा वक्त लगा इस चीज़ पे कि इसका इख्तिताम कैसे हो। उससे पहले अगर थोड़ा सा हम मुकदमे के हवाल भी थोड़ा सा सुने। मुकदमे का तो ये है ना कि ज़ाहिर है कि वारिस शाह से सईद दोषी मुखातिब है कि वारिस शाह तू शाह मैं हकीर बंदा, गुस्ताखी होवे तो मुआफ़ करी, फड़ तकड़ी इश्क से गैरत दी, चाचे कैदों नाल इंसाफ करी। इस तरह के मामलात चल रहे हैं। तो वारिस शाह कहते हैं कि ताबेदार मुरीद से तू मेरा, तौर बदले ने तेरे की बात हुई, कितों आन शैतान तेरे मत्थे लगा, कैदों नाल दस की में मुलाकात हुई। तो वो मुलाकात का सिलसिला कि जो मेरा आधी रात सी हीर पढ़ के सुता होया सा मैं लम्मी तान के जी, जदों रात दा पौना 1 वजिया कैदो बह गया मंजी से आन के जी, मैनू आखदा है उठ सईद दोषी, किवें सुता है तू मौजा मान के जी। मैं पहले तो थोड़ा परेशान होया, फिर उठ बैठा ओनू पछाण के जी। मैं पूछया तू तो मर गया से, इत्थे आउणा किंज सरकार होया, कैदो आखदा है लम्मी आ भर के, वारिस शाह हथों आवाज़ार होया। क्या उन्हें
उन्हें गुज्जियां सट्टां मारियां ने ना मर के भी चैन करार होया हाय हाय। ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਦੋ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੇੜ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਕ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰ ਦਾ ਏ ਐਡੀ ਪੈੜੀ ਕਿਉਂ ਕੈਦੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਜੁਰਮ ਉਸ ਬੇਤਕਸੀਰ ਦਾ ਏ ਰਾਖੀ ਹਿਸਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਦਾ है। क्या बात, क्या बात है। तो इस पे बहरहाल एक मुकदमा है बाकायदा हाँ। कि वो एक जगह पे वारस का और कैदो का जब आमना सामना होता है ठीक तो हो, वो कैदो उसको कह रहा है जाहिर है कि कैदो वारस से बड़ा है सही है। जो लफ्ज़ कैदो इस्तेमाल कर सकता है वारिस के लिए जी। वो दोषी नहीं कर सकता ठीक हो गया। तो वो एकदम आते ही उसको कहता है कि डिगा खोते तो गुस्सा को म्यार उते मेरी जड़ा क्यों वारसा वढ़ना है कुटिया पाग परी दिया वारसा ने ओदी कोड़ हुण मेरे उत्ते कढ़ना है थां थां दिसे तैनू पाग परी तू भिजे इश्क दियां मीआं दा सूला जमदियां दे मूंह तरीके आउंदे डर बकरियां नू रहिंदा शीआं दा जिस घर विच धी होवे हीर वर्गी की हाल होवे घर दियां जीआं दा हुण चाचा बन ते सोच के दस कामे नाल की कामे धीआं दा हाँ। धी होंदी जे तेरी भी हीर वर्गी फिर वेखदा किवें नाल सुख सुंदों तैथों पुछदा की पा विकदी ए मेरी थां जे वारसा तू होंदा तो आगे फिर वारिस का इस तरह का जवाब हाँ। जिससे कैदो बददिल होता है तो वहाँ पे आके कहता है कि आखण वाले दी किवें कोई जीप फड़े वधे हथ नूं हथ नाल रोक दईए कम बनया विगड़े सही दोषी वगदे दांद नूं कदे ना चौक दईए ते सुनिया तू भी वकालत पास कीती वारिस शाह उत्ते दावा ठोक दईए तो उसके बाद एक दावा है और वो बड़ी सिलसिला चलता है। तारीखें हैं उसमें जो जो किरदार हैं उनकी गवाहियाँ अदालत में हैं अवाम की अदालत में ये दावा है और उसमें अब सैदा खेड़ा मजलूम ना कोई सैदे खेड़े जया लिस्सा जान के सारे मारिया जे भैन पीर फकीर ते हीर सब ने जिउंदी जाने विच गौर उतारिया जे अब उसके हवाले से है बयान है हीर का है तो कैदो उस जगह पे हीर को कह रहा था नू लाड़ लड़ाए चुक मोड़ियां ते होया मापियां तो है कसूरी रे की पता सी धी ने जवान होके पग साड़नी विच तंदूरी रे गुड़ती जहर दी दे के मार छड़दा मुक जांदा सारा फतूर ही रे तो बाकी सबसे जो मुश्किल मरहला था ये अख्तिताम का था कि अब ये अदालत में मुकदमा चल रहा है मुकदमे और का जाहिर है कि मैं वकील कैदो का हूँ अच्छा अच्छा। तो किसी जगह पे वकील को पता होता है कि ये बात झूठ है लेकिन अगर उसको काम आ रही है तो वो इस्तेमाल करता है उसको और इसी तरह मैंने भी किया और सबसे बड़ा मरहला था कि इसका इख्तिताम कैसे किया जाए जो कि हमारी अदालतों के लिए भी बड़ा मुश्किल मरला और वो उसके हवाले से कि जब जजों ने फैसला देना था तो कैदो आके वकील से पूछ रहा अपने कि कैदो पूछता है दावे दा की बनया जजां फैसला अज सुनाउणा सी हलवाई नूं मिठाई दा आख आया असां जित के जश्न मनाउणा सी बहरहाल उसके बाद कि आखण वाले दी किवें कोई जीप फड़े वधे हथ नाल रोक दे ये तो मामला हो गए थे उसके बाद तो उसका जो जवाब है कि जो इख्तिताम इसका है अब तो खैर कोई भी हीर की मोहब्बत में भी जो कुछ कहा है वो भी तो सुनाइए। हीर की मोहब्बत में तो बहुत कुछ कहा है हाँ हाँ। अभी अभी ये फैसला सुनाने लगे हैं। हाँ वो फैसला फैसला यह था कि वो वारिस शाह बटा चुप कर मजलूमा रो नहीं ताने देन ना तैनू शरीक कह दो वारिस शाह वड्डा ओदा ना वड्डा हुंदा वड्डियां दा गलत भी ठीक कह दो ए निज़ाम अदालती कौन बदले पैगी दावे दी लम्मी तरीक कह दो 40 साल जिसका फैसला नहीं हो सका उसका फैसला 40 साल बाद भी नहीं हो सका। और इसमें एक जो मेरे दोस्तों ने जिन्होंने मुझे मशवरा दिया ये क्रेडिट उनको भी जाता है कि इस तरह का इख्तिताम कर दें उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं उसका ये है और कल और कोई दोषी जम पौसी तेरे दावे दा बन के फरीक कह दो अब ये भी एक उम्मीद है अगर किसी को एतराज़ा हो सकता है सदियों बाद कोई फिर अगर किसी को नज़र आता है कि ये गलत है तो उसके जवाब के लिए दरवाज़ा खुला है
Repetition. बहस के लिए हो सकता और है। गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद कभी नहीं करना, और यही मैंने सोचा है और ये दरवाज़ा खुला रखा है। अगर मैं वारिस शाह जैसे बड़े आदमी के हवाले से मुझे इख्तलाफात हो सकते हैं, तो मुझसे भी तो हो सकते हैं, तो वो दरवाज़ा खुला है, वो आए सामने बात कर ले। रेट पिटिशन करे, रजिस्ट्रार के पास जाए और जी, पूरा जी। वो प्रोसेस और मुकम्मल अभी- करे। उर्दू की तरफ हम टर्न होते हैं, लेकिन महबूब जफ़र साहब ने बड़ा एक नस्तालिक आपसे एक सवाल पूछा है। मैंने कहा असल तो इनका जो मामला जो है वो हीर के साथ ज़्यादा, जी तो वो के बारे में हमने कैदों को भी सुना और वालिद साहब को भी और बाकी लोगों को, तो हीर के बारे में हीर के बारे में तो वो जब और हीर से इख्तलाफ क्या है? हीर से मुझे तो इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह वारिस इनके जो क्या होते हैं जिसकी तरफ से मुकदमा लड़ा है उसको है। हाँ, कैदों की बात हो रही है। और देखिए सब, एक बात मैं आपको अर्ज करता चलूँ, इससे पहले जो 3 कहानियाँ हीर की हैं, किसी में भी हीर को मारा नहीं गया। दमोदर, अहमद कवि, मुकबल, तीनों के यहाँ इनका जो इख्तिताम हुआ है वो अलमिया नहीं हुआ। और वारिस शाह ने क्या किया है, हीर को मार दिया, और वो भी चचा के जहर देने पे। तो उस जगह पे कैदो कह रहा है कि जो हीर का कत्ल ही नहीं होया, फिर कैदो केड़ा खून गुजारिया जी। जब हीर का कत्ल ही नहीं हुआ तो फिर चचा ने कत्ल किसको किया, किसको जहर दिया? ये एक जाहिर है कि एक समाजी हवाले से एक सवाल उठता था कि अब किसी को गालियाँ भी देनी हो तो कहता कि चाचा हीर दिया, वो गाली बना दिया उसने। अच्छा, तो इसके लिए हमारा पंजाब ज़रा ये बात तो करेगा कि आप इतने खूबसूरत और जो रिश्ते हैं ऐसे, और जो फितरी रिश्ते हैं, उनको आप इससे कतई इस चीज़ से मैं इख्तलाफ नहीं करता। मोहब्बत अपनी जगह पे आलमगीर, और उसको होना भी चाहिए, लेकिन जब आप विलन बनाते हैं किसी को तो ऐसे रिश्ते को। यहाँ पे मेरा ये सवाल था जो मैंने वारिस शाह के हुजूर सर झुका के किया है, अगर कोई उसका जवाब दीगर जो मताला उसका है हीर के हवाले से उससे भी लिया गया है, मैंने ख़ुद भी किया है, तो ये एक सिलसिला है। और ये तो जाहिर है कि 40 साल मेरे लगे हैं, तो यहाँ पे नहीं आप बिल्कुल, आपको देर नहीं हुई है, क्योंकि अदालतों को वाकई इतना टाइम लग जाता है इंसाफ देते हुए। और आखिर में जिस तरह आपने अभी इंसाफ का दरवाज़ा खुला रखा है, तो हमारे यहाँ भी तो मिसल यही है। बस लेकिन यह है कि ये पॉइंट अभी पंजाबी का अगर कहते हैं, मैं चंद अशार उसके पंजाबी के अपने वांगू कला कर दे, अपने वांगू कला कर दे, रब्बा मैनू चला कर दे। अपने वांगू कला कर दे, रब्बा मैनू चला कर दे। लोकी मैनू वटे मारन, लोकी मैनू वटे मारन, इंज दा चल वल्ला कर दे, ते इंज दा चल वल्ला कर दे। रख सुराही मेरे नेड़े, रख सुराही मेरे नेड़े, उन्हां वल मुसल्ला कर दे। रख सुराही मेरे नेड़े, उन्हां वल मुसल्ला कर दे, ते उन्हां तो डर लगदा है जेड़े, उन्हां तो डर लगदा है जेड़े, बहुता अल्लाह अल्लाह कर दे। उन्हां तो डर लगदा है जेड़े, उन्हां तो डर लगदा है जेड़े, बहुता अल्लाह अल्लाह कर दे। ते आंड गवांड वसाला मैनू, आंड गवांड वसाला मैनू, इक्को गली मुहल्ला कर दे। आंड गवांड वसाला मैनू, इक्को गली मुहल्ला कर दे। छंड दे दुनिया होरां पासे, छंड दे दुनिया होरां पासे, मैं वल खाली पल्ला कर दे। छंड दे दुनिया होरां पासे, मैं वल खाली पल्ला कर दे। उन्हां तो डर लगदा है जेड़े, बहुता अल्लाह अल्लाह कर दे।
बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ। रख सुराही मेरे नेड़े, हाँ, रख सुराही मेरे रख सुराही मेरे नेड़े, उन्हां वल मुसल्ला कर दे, उन्हां तो डर लगदा है जेड़े बहुता अल्लाह अल्लाह कर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बात है, क्या बात है। अभी अगर आपसे हम वो वाली नज़म सुनना चाहें कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़फ़र जमाली ने आपसे फरमाइश की थी और फिर आपने सुनाने से इनकार कर दिया था। ये जो हाँ, वो तो एक और अलग सा सिलसिला है। बाकी वो इनकार की वजह ये थी कि मुझसे सीनियर, अब मैं मुशायरा था। जमाली साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए मुशायरे में काफ़ी देर बाद, उस इत्तेफाक से मैं गज़ल सुना रहा था। गज़ल सुनने के बाद उन्होंने ऐसा किया, 3-4 मुझसे सीनियर शोरा पढ़ गए थे, तो मेरा इनकार वैसे नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि वो जी दोबारा आके सुनाएं, तो मैंने ये माजरत की थी, मुझसे सीनियर पढ़ चुके हैं इसलिए मैं माजरत करूँगा। तो अगर आपने सुनना तो मुशायरे के बाद, फिर उन्होंने मुशायरे के बाद सुनी थी। तो वो भला क्या थी? हाँ, तो वो यही गज़ल थी कि कहाँ किसी की हमायत में मारा जाऊँगा, कहाँ किसी की हमायत में मारा जाऊँगा, मैं कम शनास मुरवत में मारा जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा पहले किसी फसाने में, मैं मारा जाऊँगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊँगा। और मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूँ अपने खिलाफ, मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूँ अपने खिलाफ, मैं अपने शौक़ शहादत में मारा जाऊँगा। और मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊँगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊँगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊँगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊँगा। और बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊँगा। क्या बात। और उठाया जाऊँगा मारा हुआ क़यामत का, उठाया जाऊँगा मारा हुआ क़यामत का, फिर एक और क़यामत में मारा जाऊँगा। और अदू की आर्ज़ी पसपाई मेरी फ़तह कहाँ, अदू की आर्ज़ी पसपाई मेरी फ़तह कहाँ, मैं शगले माले गनीमत में मारा जाऊँगा। और नहीं मरूँगा किसी जंग में ये सोच लिया, नहीं मरूँगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊँगा। इस गज़ल के हवाले से मैं शुक्रगुज़ार हूँ महबूब ज़फ़र भाई का कि इन्होंने गज़ल कैलेंडर में यही गज़ल दे के मुझे मेरा तारुफ जो कहाँ कहाँ तक पहुँचाया, इनकी मोहब्बत है। और ये गज़ल जो है, ये गज़ल इस ज़मीन तख्लीक करनी है में भी है। मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊँगा। और यहाँ कमान उठाना मेरी ज़रूरत है, यहाँ कमान उठाना मेरी ज़रूरत है, कलम को तेग बनाना मेरी ज़रूरत है, कलम को तेग बनाना मेरी ज़रूरत है, वगरना मैं भी शराफत में मारा जाऊँगा। इसके 103 अशार हैं, मुझे भी अब इतने याद नहीं है बहुत ज़्यादा। क्या बात है, क्या बात है। तो अब हम फ्लोर ओपन करेंगे। उससे पहले ये एक अहम अनाउंसमेंट है कि ज़मीन तहलीक करनी है। ये खुसूसी हम फिर मशकूर हैं मशकूर अली के, ये पिंडी गए, वहाँ से ये किताब अरेंज करके लाए और इसकी कॉपी 300 में यहाँ पे दस्तयाब है।
और आप प्रोग्राम के बाद ये कॉपी हासिल कर सकेंगे और दोषी साहब के ऑटोग्राफ भी उसमें आप ले सकेंगे, फ़ोटो सेशन हो सकेगा। जब ये सिलसिला हमारी गुफ्तगू का आगे बढ़ेगा तो फिर हम कुछ जो अशार हैं, कुछ नज़में हैं, गज़लें हैं, वो यहाँ भी हमें अतर भाई मौजूद हैं हमारे दरमियान, वो ये भी मौका हमारे दरमियान होगा। अभी फ्लोर को ओपन करते हैं। दोषी साहब से मुतल्लिक कोई आपने दोषी साहब से कोई सवाल करना है और या कोई फरमाइश करनी है तो दोषी साहब से आप बराह रास्त कर सकते हैं। इफ्तार जाज़िब साहब, आसिफ बशीर चौधरी, नासिर तोफ़ैल और दोस्त सारे आप भी आए हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ पे पहले से दोस्त मौजूद हैं, करामत मुगल साहब, खालिद चौधरी साहब, तारिक हसन साहब, आमिर सईद साहब, जितने सारे आप, इमरान मुख्तार साहब, आप पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और शाह साहब भी इमरान मुख्तार के पीछे बैठे हुए हैं, वो भी दोषी साहब से जो भी सवाल पूछना चाहें। तो अब सलीमी साहब से मैं पहले गुजारिश करूँगा और उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। अख्तर रज़ा सलीमी साहब जो ख़ुद शायर हैं, बड़े अच्छे नावल निगार हैं और इनके साथ भी आगे चल के डीओ होगा ये सिलसिला जो दोषी साहब के साथ हमारा चल रहा है। ये एक सिलसिला है जो टैलेंट मौजूद है उसको इस तरह हम सामने, वैसे तो टैलेंट ही होता है, लेकिन ये हमारा भी कुछ कर्ज़ है कि हम उसको सेलिब्रेट करें और हमें खुशी है कि हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मिठाई हमने भी हलवाई उससे ऑर्डर कर दी है। देखिए, मैं और सईद दोषी दोनों जो है, बहुत शुक्रिया, मैं और सईद दोषी इतने करीब रहे हैं, इतने एक दूसरे के करीब रहे हैं कि वो किसी ने कहा है ना कि बहुत करीब से कुछ भी ना देख पाओगे, कि देखने के लिए फासला ज़रूरी है। तो वो तो शायद मैं उस हवाले से, मैं एक तो गुफ्तगू का आदमी भी नहीं हूँ। बाकी ये है कि ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि हमारे एक अच्छे शायर, हमारे एक अच्छे दोस्त के लिए ये महफ़िल मुनक़्क़द की गई है। आज़म भाई आपका और मशकूर अली दोनों का मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये एक अच्छी महफ़िल सजी है। और जब हमारे एक ऐसे दौर में कि जहाँ जो फ़ाइन आर्ट्स के ख़ासकर जो लोग हैं उनका उस तरह से शायद हमने उन्हें माशरे से एक साइड पे कर दिया है, तो ये ब्लैक होल और जो बाकी जो ये बज़्म तारीख़ अदब ये जो एक काम कर रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, तो ये बहुत उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अख्तर रज़ा सलीमी साहब। थे सजाद लाखा साहब आज हमारी महफिल में मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, अजीम शायर हैं ख़ुद सजाद लाखा साहब। एक ब्लैक होल कायनात में है जो कहकशाएं निगल रहा है। एक ब्लैक होल ये है जो अदब के कहकशाएं उगल रहा है। क्या बात, क्या बात। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ भाई मशकूर अली साहब का, जिन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा, ये दावत दी कि मैं यहाँ शरीक हो सकूँ, इस खूबसूरत महफ़िल में मैं सुन सकूँ, राना सईद दोषी साहब से मिल सकूँ। मुझे ज़फ़र भाई से भी मिलना नसीब हुआ मुद्दत बाद, और अख्तर सलीमी साहब भी एकेडमी ऑफ लेटर्स से है, बहुत ही मारूफ शख्सियत है, मेरे लिए भी एज़ाज़ है। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़्म तारीख़ व अदब को, द ब्लैक होल के जो अहबाब हैं जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, इतना खूबसूरत नाम तख्लीक किया और ये इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई। राना सईद दोषी साहब से आज रूबरू उनको मैंने देखा है, उनके अशार से तो मैं बिल्कुल मानूस हूँ और बहुत ज़्यादा मैं मोतरफ़ हूँ उनके अदबी कदो-क़ामत का। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पास अल्फाज नहीं है सताइश के लिए, बस मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया सजाद लाखा साहब। माइक जी, माइक अगर कोई रिक्वेस्ट है तो फिर माइक पहले वो कर दें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जी, सवाल अगर है तो नासिर तोफ़ैल। सर आदाबर से आपका नाम दोषी अभी पढ़ा मैंने, मैं आपसे वाकिफ़ नहीं हूँ, बरमला इजहार वो एतराफ़ इस बात का, मशकूर मेरे दोस्त हैं, उनकी दावत पर हाज़िर हुआ हूँ। आपके नाम में बड़ी कशिश है, आपने सिर्फ दोषी नाम ऐसे ही रख लिया या दोषी हैं भी आप? मैंने ये पूछना था। ये जवाब मैं मेरा ख्याल दे चुका हूँ, तो बस ये साथ अब नाम आ गया है, ये मुझसे आगे निकल गया नाम, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ।
तो ये नासिर तोफैल साहब जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। तो ये जब आगाज़ हुआ तो ये क्वेश्चन तो उठा था, क्योंकि सवाल तो बनता था। तो इस वजह से जब ये सवाल उठाया गया मशकूर अली की तरफ से, तो दोशी साहब ने कुछ और ज़बानें भी बताईं कि जिसमें दोशी का मतलब कुछ और भी है। आखिर आप सारे हिंदी में ही को मतलब जानने पे मुसर हैं। शिराज मेरा नाम है, न्यू ट्यू से मेरा ताल्लुक़ है। हाफिज़ शिराजी साहब ने कहा था कि अगर तुर्क शेराजी बदस्ता रद दिले मारा, बखाले हिंद विश बख्शम समरकंदो बुखारा। तो उस पर थोड़ा सा उनको जो है हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा उस दौर के हुक्मरान की जानिब से। तो आपने लिखा है कि मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊँगा। तो इस दौर के अदलिया की जानिब से कोई रिशन तो नहीं है आपके? मैं अदलिया की तरफ से मैं पहले मुतासिर था, तो मैंने ये कहा। मुतासरीन में था। ये शायद ये मालूम करना चाह रहे थे कि कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स तो नहीं स्टार्ट हुई उसके बाद। अच्छा दोस्त साहब, एक सवाल एक था कि चलता है कि शायरी का मुहर्रिक होती हैं दो चीज़ें ना, या तो बंदा इश्क में नाकाम हो जाए या फिर कामयाब हो जाए। तो आपके साथ कोई पस मंज़र क्या है? मेरा ख्याल है कामयाबी के बाद तो फिर शायरी का टाइम ही नहीं मिलता। तो उसके बाद तो हाँ, तख्लीक का मरहला शुरू हो जाता है। तो बाकी ये है। तो खैर, शायरी हर वो शख्स जिसमें जो शायरी के जो अल्लाह ताला ने जो उसमें वस पैदा किए, उसके साथ एक और चीज़ है, वो ये कि एक एहसास और कुछ कहने का एक जज्बा, जो बात उसके अंदर है और वो कहना चाहता भी है और आम सूरत हाल में नहीं कह पाता। तो शायरी एक ज़रा ऐसी चीज़ है कि आप शुगर कोटेड करके तो आप वो चीज़ें दे सकते हैं। तो शायरी महज जुल्फ़ो रुखसार और ये वो चीज़ें, ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। कि किसी ज़माने में गज़ल को कहा जाया करता था कि औरत से बातचीत। अब अगर ये औरत से बातचीत या ख़वातीन से बातचीत है, तो फिर ख़वातीन क्यों कर रही हैं? वो तो आपस में बात करती नहीं, वो तो लड़ती हैं, तो वो क्यों कर रही हैं? तो बहरहाल शायरी गज़ल की अब मैं बिलखुसूस बात करूँगा। जी जी जी। तो इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। और ये जो आते हैं तुझे रोज़ दिलासा देने, ये जो आते हैं तुझे रोज़ दिलासा देने, बातों बातों में तेरी बात भी ले लेते हैं। और बातों बातों में तेरी बात भी ले लेते हैं, सिर्फ घर तक ही नहीं गोशा नशीनी अपनी, सिर्फ घर तक ही नहीं गोशा नशीनी अपनी, मेलों ठेलों में इसे साथ भी ले लेते हैं, मेलों ठेलों में इसे साथ भी ले लेते हैं। इन दिनों शेर में भी शौकदाबाजी है बहुत, इन दिनों शेर में भी शौकदाबाजी है बहुत, बाज तो औरों की खिदमत भी ले लेते हैं। इन दिनों शेर में भी शौकदाबाजी है बहुत, बाज तो औरों की खिदमत भी ले लेते हैं, इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इफ्तिखार जाज़िब मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में हम इनकी शायरी भी सुन सुन के मुतासरीन में शामिल हैं। तो इफ्तिखार जाज़िब के पास अगर माइक दे दें ताकि हम इनकी आवाज़ तो सुने। एक तो आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि कुछ शहर इक़्तिदार में आज़ादी का सांस नसीब हो गया। इतनी खूबसूरत महफ़िल। और मैं रास्ते में आते हुए यूट्यूब पे ऊपर इनको सर्च करता हुआ आ रहा था, मेरा पहले तारुफ़ नहीं था। और जब एक दो नज़्में गज़लें भी सुनी
तो बड़ा अफसोस हुआ कि पहले इनसे मुलाकात क्यों नहीं थी, क्योंकि बहुत आला शायरी बड़ी दिल को लगी। और यहाँ पे भी फिर हीर के हवाले से जो मामला मुकदमा इन्होंने हीर की जगह कैदू का लड़ा है, तो शायद उसमें हीर का भी है कहीं पे मुकदमा, तो वो अपनी जगह बहुत अच्छी बात लगी। इतनी गहरी सोच, इतना गहरा मुशाहिदा और फिर इतना बड़ा ज़िम्मा लेना कि 40 साल ज़िंदगी के डेडिकेट कर दे एक आदमी अपनी ज़िंदगी के इस शेरी तख्लीक को वजूद में लाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें और बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक सवाल भी कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगा है कि ज़ाहिर है वो जायज़ भी है, कोई मैं उसको नाजायज़ नहीं कहता, कि कुछ मज़हब के हवाले से शायद कुछ शिकवा भी नज़र आता है इनकी शायरी में, तो उसके हवाले से अगर थोड़ा सा अपने हवाले से इजहार करेंगे तो अच्छा लगेगा कि वो मतलब क्या क्या समझते हैं कि वो चीज़ शायद मुनासिब नहीं है इतनी। और शायरी में वैसे हमारे यहाँ ये तो एक रीत भी है ना, रिवाज भी है कि शेख के पीछे हम उर्दू के शायर पढ़े भी रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर उस हवाले से अगर वो बात करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। जी, इस हवाले से मैं ख्याल एक गज़ल ही सुना देता हूँ। आपको अगर दोषी साहब लड़ाई भी हो तो शेर में ही जवाब देते हैं, तो ये तो फिर फरमाइश है। जी कि अब मेरा ख्याल है कि इसमें और आपको सब चीज़ें सामने ही हैं कि ठाठ बाट आन बान मज़हब की, ठाठ बाट आन बान मज़हब की, चल रही है दुकान मज़हब की। ठाठ बाट आन बान मज़हब की, चल रही है दुकान मज़हब की, और सारे जिन आमिलों के कब्ज़े में, सारे जिन आमिलों के कब्ज़े में, जिन के कब्ज़े में जान मज़हब की। सारे जिन आमिलों के कब्ज़े में, जिन के कब्ज़े में जान मज़हब की, और इंतकाम इस तरह बनामे जहाद, इंतकाम इस तरह बनामे जहाद, तीर अपने कमान मज़हब की। इंतकाम इस तरह बनामे जहाद, तीर अपने कमान मज़हब की, क्या बिगाड़ेगा कोई उसका जिसे, क्या बिगाड़ेगा कोई उसका जिसे, हो मयस्सर मचान मज़हब की। क्या बिगाड़ेगा कोई उसका जिसे, हो मयस्सर मचान मज़हब की, और भेंट चढ़ता है कम नसब कमज़ोर, भेंट चढ़ता है कम नसब कमज़ोर, ऐसे बढ़ती है शान मज़हब की। ठाठ बाट आन बान मज़हब की, चल रही है दुकान मज़हब की। बहुत खूबसूरत जवाब है आपका। इफ्तिखार जाज़िब पहली दफ़ा मुझे इतने मुतमईन नज़र आए। तो खैर ये मनाज़र पीके मूवी के भी वो सामने आना शुरू हो गए, आमिर खान भी याद आ गए इतने टाइम में। तो अब अतर ज़िया से रिक्वेस्ट का टाइम आ गया है। उसके बाद फिर अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हम ले लेते हैं, या कोई फरमाइश या कोई ऐसी चीज़ दोषी साहब से, ताकि क्योंकि ये जो हमारा सिलसिला है ये बिल्कुल आखिरी सेगमेंट होगा आज की इस महफ़िल का। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार जाज़िब साहब की गुफ्तगू भी बड़ी पसंद आई, और मेहमान खुसूसी दोषी साहब को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और शहर इक़्तिदार में आज़ादी की बात हुई, अब देखें हकीकी आज़ादी तक जाती है या यहीं तक रहती है। बहुत अच्छा लगा, ठंडी हवा का झोंका है। इस तरह की महफ़िलें से ज़हन मुअत्तर रहता है कई वीक्स, और मैं ताख़ीर से आया हूँ, पहले का सेशन मेरा मिस हो गया इसलिए मैं महरूम रहा। तो एक इफ्तिखार भाई की बात सुन के एक शेर ज़हन में आ रहा था, आपको सुनाना चाहूँगा कि मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, जो दीदावर हैं उन्हें भी नज़र नहीं आता। शुक्रिया। मुँह ज़ुबानी
न जिताता कि मोहब्बत क्या है, मुँह ज़ुबानी न जिताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है, और खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। और एक और गज़ल के मैं चंद अशार सुनाता हूँ कि मुसीबत है मुझे हर काम, बेकारी भी मुश्किल है, मुसीबत है मुझे हर काम, बेकारी भी मुश्किल है, बहुत दुश्वार खुश रहना, आज़ादारी भी मुश्किल है, मुसीबत है मुझे हर काम, बेकारी भी मुश्किल है, बहुत दुश्वार खुश रहना, आज़ादारी भी मुश्किल है, और बहुत आसान समझे थे हम इस कार मोहब्बत को, बहुत आसान समझे थे हम इस कार मोहब्बत को, मोहब्बत की तो मेरी जान अदाकारी भी मुश्किल है। बहुत मजे, बहुत आसान समझे थे हम इस कार मोहब्बत को, मोहब्बत की तो मेरी जान अदाकारी भी मुश्किल है, और मोहब्बत वो भी दुश्मन देश की उस गैर मज़हब से, मोहब्बत वो भी दुश्मन देश की उस गैर मज़हब से, दिल काफिर तेरी तो अब तरफदारी भी मुश्किल है, मोहब्बत वो भी दुश्मन देश की, मोहब्बत वो भी दुश्मन देश की उस गैर मज़हब से, दिल काफिर तेरी तो अब तरफदारी भी मुश्किल है, हम इतनी देर में दश्ते जनू से होके लौट आए, हम इतनी देर में दश्ते जनू से होके लौट आए, खिरदमंदों से इतने में तो तैयारी भी मुश्किल है। बहुत नवाजिश, बहुत, हम इतनी देर, बहुत नवाजिश, हम इतनी देर में दश्ते जनू से होके लौट आए, खिरदमंदों से इतने में तो तैयारी भी मुश्किल है, और खिरदमंदों से इतने में तो तैयारी भी मुश्किल है, और मैं कैसे चाहने वालों के दिल को ठेस पहुंचाऊं, मैं कैसे चाहने वालों के दिल को ठेस पहुंचाऊं कि मुझसे तो हरीफों की दिल आज़ारी भी मुश्किल है, कि मुझसे तो हरीफों की दिल आज़ारी भी मुश्किल है, मुसीबत है मुझे हर काम, बेकारी भी मुश्किल है, बहुत दुश्वार खुश रहना, आज़ादारी भी मुश्किल है, मोहब्बत वो भी दुश्मन देश की उस गैर मज़हब से, दिल काफिर तेरी तो अब तरफदारी भी मुश्किल है। बहुत नवाजिश। और कोई तन्हाई में मिलने अगर वो सुना देते हैं। कोई तन्हाई में मिलने अगर आ जाता है, कोई तन्हाई में मिलने अगर आ जाता है, ए तुनक ज़र्फ ज़माने तेरा क्या जाता है। कोई तन्हाई में मिलने अगर आ जाता है, ए तुनक ज़र्फ ज़माने तेरा क्या जाता है, और तो कुछ भी नहीं मेरे और उसके माबैन, और तो कुछ भी नहीं मेरे और उसके माबैन, एक ताल्लुक़ है जिसे इश्क कहा जाता है, और तो कुछ भी नहीं मेरे और उसके माबैन, एक ताल्लुक़ है जिसे इश्क कहा जाता है, और पी लिया आबे बका ज़हर समझ कर मैंने, पी लिया आबे बका ज़हर समझ कर मैंने, अब जिया जाता है मुझसे न मरा जाता है, पी लिया आबे बका ज़हर समझ कर मैंने, अब जिया जाता है मुझसे न मरा जाता है, और कैसा साइल है किसी से नहीं लेता कुछ भी, कैसा साइल है किसी से नहीं लेता कुछ भी, रोज़ आता है दुआ दे के चला जाता है,
बहुत नवाजिश। कैसा साहिल है, हाँ किसी से नहीं लेता कुछ भी, रोज आता है दुआ दे के चला जाता है, रोज आता है दुआ दे के चला जाता है। और कौन मौसम के सबब तर हैं मेरी कब्र के फूल, कौन मौसम के सबब तर हैं मेरी कब्र के फूल, कौन चुपचाप यहाँ अश्क बहा जाता है। क्या कौन मौसम के सबब तर हैं मेरी कब्र के फूल, कौन चुपचाप यहाँ अश्क बहा जाता है, कोई तन्हाई में मिलने अगर आ जाता है, ऐ तुनक ज़र्फ ज़माने तेरा क्या जाता है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कहाँ तक चलते ये भी हमारा समझ। क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर। और ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। और आज न जाने दूंगा तुझको अपनी आंख से बाहर, आज न जाने दूंगा तुझको अपनी आंख से बाहर, धाड़े मार समंदर चाहे ठाठे मार समंदर। बहुत मजा। आज न जाने दूंगा तुझको अपनी आंख से बाहर, धाड़े मार समंदर चाहे ठाठे मार समंदर। और सहरा पार किया है मैंने कर कुछ सर का सदका, सहरा पार किया है मैंने कर कुछ सर का सदका, मुझ पर वार समंदर कोई ठंडा ठार समंदर, मुझ पर वार समंदर कोई ठंडा ठार समंदर। और जन्म जन्म की प्यास भरी है मेरी इस मिट्टी में, जन्म जन्म की प्यास भरी है मेरी इस मिट्टी में, मेरे जर्रे जर्रे को है अब दरकार समंदर। और शेर देखिएगा कि जितनी आसानी से मैंने तुझको पार किया है, जितनी आसानी से मैंने तुझको पार किया है, क्या तू ऐसे कर सकता है मुझको पार। जितनी आसानी से मैंने तुझको पार किया है, क्या तू ऐसे कर सकता है मुझको पार समुंदर। और एक बहरे मुर्दार की सूरत और एक बहरुल काहिल, एक बहरे मुर्दार की सूरत और एक बहरुल काहिल, मेरे साथ कहाँ तक चलते ये बीमार समुंदर। एक बहरे मुर्दार की सूरत और एक बहरुल काहिल, मेरे साथ कहाँ तक चलते ये बीमार समुंदर। और मैं सैराब करूं सहराओ मेरी आंख में आओ, मैं सैराब करूं सहराओ मेरी आंख में आओ, प्यास तुम्हारी है ही कितनी बस दो चार समंदर। बहुत मजा। मैं सैराब करूं सहराओ मेरी आंख में आओ, प्यास तुम्हारी है ही कितनी बस दो चार समंदर। ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत सही है। ये बलोची का मुहावरा है कि हाँ, गुफ्तगू को उस शीरी मोड़ पे जाके छोड़ दे। एक आखिरी दोषी साहब से कुछ एक आखिरी सुन के फिर चलते हैं उस तरफ। पंजाबी के नज़्म जी इरशाद जी। उन्वान है दाबू डांगा। हंजू हासे तिफल दिलासे खिल रहे पैसन आसे पासे, हंजू हासे तिफल दिलासे खिल रहे पैसन आसे पासे, हासे सारे वटले कीते हंजू हुंज के झोली पाए, यादां दा एक टांगा कीता सालम टांगा, यादां दा एक टांगा कीता सालम टांगा, हासे हंजू अगली सीट ते तर ले, हासे
पिछली सीट ते बह गए, डिग पे टह गए मगरों लै गए। हंजू अगली सीट ते तर ले, आसे पिछली सीट ते बह गए, डिग पे टह गए मगरों लै गए। हंजू पारा सब्र दा घोड़ा अज बेकाबू कर छड़िया है, टांगा दाबू कर छड़िया। बहुत सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अब हम बिल्कुल जिस तरह हमें अच्छा मशवरा दिया गया है और हम उस सिलसिले की तरफ बढ़ेंगे। महबूब ज़फ़र साहब, आपकी इजाज़त से फिर हम आज रिक्वेस्ट करेंगे ये जो खूबसूरत कलाम जो हम शायर से सुन रहे थे, उनके कलाम को अब सुरीले उसमें सुरों में हम सुनेंगे। अतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। बस एक अनाउंसमेंट है, क्या करूं, बुनियादी तौर पे सेल्समैन हूं। अच्छी किताब है तो इसकी मार्केटिंग भी करनी है। यहाँ पे अर्ज़ान दरगों पे ये दस्तयाब भी है और उसके बाद आप दोषी साहब से उनके ऑटोग्राफ से ये किताब उनसे हासिल कर सकते हैं। इस तरफ आप प्रोग्राम के बाद यहाँ पर आएंगे और फिर जो सिलसिला है आगे गपशप का भी जारी रहेगा। अभी मैं बिला ताख़ीर अतर साहब को कहूँगा कि वो आ जाएं और हम फिर आपसे इजाज़त ले लें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अतर ज़िया है और मेरे साथ तबले पे है नईम भाई। और मेरा तारुफ यह है कि मेरे जो संगीत की एजुकेशन है वो पंडितों से है, किसी मैं घराने का या किसी खान साहब का शागिर्द नहीं हूँ। तो जितना भी कमज़ोरी में जितना मुझे मैसर आया तो वो मेरे साथ है। तो मैं पंजाबी से शुरू करूँगा सईद भाई का कलाम आप सबकी इजाज़त के साथ बोलती हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रब्बा मैनू कल्ला कर दे, रब्बा मैनू कल्ला कर दे, अपने वांगू कल्ला कर दे, अपने वांगू कल्ला कर दे, चल्ला कर दे। रख सुराही मेरे नेड़े, मेरे नेड़े, रख सुराही, रख रख सुराही मेरे ओना वल मुसल्ला कर दे, रब्बा मैनू चल्ला कर दे, अपने वांगू कल्ला कर दे। ओना तू डर लगदा ए जेड़े, हाय वाए मेरी
होता अल्लाह अल्लाह कर दे अपने वांगू कल्ला कर दे हरी सा नी 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 सा नी रे सा पानी पानी धा सा नी रे सा आ रे नो कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा मैं कम शनास मुरवत में मारा जाऊंगा कहाँ किसी हिमायत में मारा जाऊंगा मैं कम शनास मुरवत मारा जाऊंगा कहाँ किसी मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा मैं कम शनास मुरवत मारा जाऊंगा कहाँ किसी मेरे दुश्मनों के सर होगा मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा
मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। मैं चुप रहा, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। कहाँ किसी मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा। मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा। मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा। तरह तरह की वजाहत में मारा जाऊंगा। तरह तरह की वजाहत में मारा जाऊंगा। मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। कहाँ किसी हिमायत मारा जाऊंगा। हरे मुझे मुश्किल में आसानी बहुत है। मुझे मुश्किल में आसानी बहुत है कि मेरी आँख में पानी बहुत है। मुझे मुश्किल में आसानी बहुत है कि मेरी आँख में पानी बहुत है। मुझे मुश्किल
जंगलों में फिरो तुम कैस कैस फिरो 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 बनकर जंगलों में मुझे तो घर की वीरानी बहुत है, मुझे तो घर की वीरानी बहुत है, मुझे तो कि मेरी बहुत किसी के काम आने से रहा मैं, किसी के किसी के अपनी परेशानी बहुत है कि मेरी आँख में पानी बहुत है। मोहब्बत पैगंबरी था, मोहब्बत शेवर पैगंबरी था, मगर अब इस शैतानी बहुत है, मगर अब इसमें शैतानी कि मेरी आँख में पानी बहुत है, मुझे मुश्किल आसानी बहुत है, मुझे मुश्किल आसानी मैं पानी पानी होता जा रहा हूँ, मैं पानी पानी
मैं पानी पानी होता जा रहा हूँ, मुझे इतनी पशेमानी बहुत है, मुझे इतनी पशेमानी बहुत है। अच्छा, ये फिर बढ़ेगा। मैं पानी एक अंदाज आपको पेश करना होगा अगर हो गया तो। मैं पानी पानी होता जा रहा हूँ, मुझे इतनी पशेमानी बहुत है, मुझे इतनी पशेमानी बहुत है कि मेरी आँख में पानी बहुत है, मुझे आसानी बहुत है। ये आसमान मेरा मुस्तकिल ठिकाना है, मगर ज़मीं पे भी सदियों से आना जाना है। ये आसमान ये आसमान मेरा मुस्तकिल ठिकाना है, मगर ज़मीं पे भी सदियों से आना जाना। ये मैं पिछली बार यहाँ कैस बन के आया था, मैं पिछली बार यहाँ कैस बन आया
मोहब्बत ने क्या बनाना है, मगर ज़मीन पे भी सदियों से आना जाना। मैं जात बार तुझे ये बता जाऊंगा, मैं जात बार, मैं जात बार, मैं जात जात मैं जात बार तुझे ये बता के जाऊंगा, मेरा ज़माना कोई और ही ज़माना था, मगर ज़मीन पे भी सदियों से आना जाना था। ये आसमां, ये क्या मतलब देखिएगा, ये आसमां ब्लैक होल से याद आया, ये आसमान मुश्किल ठिकाना है, ठिकाना है, ये लोग मुझे से तेरा बार बार पूछते हैं, ये लोग मुझे से तेरा बार 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 ये लोग मुझे से तेरा बार बार पूछते हैं, ये लोग मुझे से तेरा बार बार पूछते हैं, मुझे बता तो सही इनको क्या बताना है, मुझे बता तो सही इनको क्या बताना, मगर सदियों, मगर ज़मीन पे भी सदियों से आना जाना, ये आसमान मेरा मुस्तकिल ठिकाना
तेरे शर तो शैतान पनामगे तुए मकर फरेब दी पंड सती सच पूछे ते तुम में वांग कौड़ी है मतलब होवे ते खंड मतलब होवे ते मिठड़ी खंड सती खाली बार तेरा कोई जामदा नहीं खाली बार तेरा कोई जामदा सैवांग तू कंडो कंड सती गुरु है तू डूम मरासियां दी गुरु तू है डूम मरासियां दी जुगता तेरे कोलों सिख दे पंड सैती सके वीर दा बाग उजाड़ आई सके वीर दा बाग उजाड़ ते परसी कौन दा दस डंड सैती सैदे खेड़े दी चूली विच अक पाए सैदे खेड़े दी चूली च अक पाके चोला अंबा नाल लिया तू मंड सैती मेरे सामने जे तू आ जावे मेरे सामने जे तू आ जावे
ऐसी रख के मारा मैं चंड सैती हद हुई खुद गर्जी दी सईद दोषी हद हुई खुद गर्जी दी सईद दोषी किती बांदरां वाली तू वंड सैती तेरे शर तो शैतान बनामगे आ